हिंदुस्तान में विज्ञान जो है उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अंग्रेजी के जो अक्षर रहते हैं उनमें वी बहुत आखिरी में आता है। तो विज्ञान को वहीं धकेल दिया गया है एकदम पीछे, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सामने। उसकी जगह धर्म है, उसके भी और पहले आध्यात्म है, आध्यात्म का ए, धर्म का डी, इस तरह का इनको पहले जगह मिलना चाहिए। देश की गौरवशाली परंपराओं के हिसाब से वही होना शुरू हो गया है। विज्ञान जिसको कि दुनिया के बहुत से देश बहुत ऊंचा दर्जा पता नहीं क्यों दे देते हैं, उसको हिंदुस्तान में अपनी सही औकात दिखा दी जा रही है। अभी हुआ यह है कि हिमाचल की आईआईटी मंडी नाम की जगह में, हिमाचल में एक आईआईटी है, उस आईआईटी के डायरेक्टर हैं लक्ष्मीधर बेहरा। बड़े पुराने हैं, ये इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, इन्होंने आईआईटी से पीएचडी की है, किसी आईआईटी में पढ़ाए हुए हैं, किसी और आईआईटी में पढ़ाए हुए हैं, अब एक आईआईटी के डायरेक्टर बने हैं। मतलब ये है कि सबसे सीनियर प्रोफेसर्स में से होंगे वो आईआईटी के, तब जाके यहाँ डायरेक्टर बने हैं वो। उनके मातहत जाने कितने, मैं देख रहा था खबरों को, वो 27 साल से पढ़ा रहे हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा पीएचडी उनके मातहत हो चुकी है, कई किताबें लिख चुके हैं, 100 से ज़्यादा पेपर लिख चुके हैं, साइंटिफिक पेपर। इंसानी दिमाग, रोबोटिक्स, इसके ऊपर काम करते हैं और बहुत सारे विषयों पे काम करते हैं। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं उन देशों के विश्वविद्यालयों में वो पढ़ा चुके हैं। कहीं कोई काबिलियत में कमी नहीं है उनके। वो परले दर्जे के वैज्ञानिक होंगे, परले दर्जे के विज्ञान शिक्षक होंगे, तभी जाके दुनिया की इतनी जगहों पर उनको जगह मिली है। उनकी एक खूबी और भी है, उनकी जितनी तस्वीरें मैं देख रहा था, हर तस्वीर में उनके माथे पर चंदन के बहुत बड़ा टीका, टीके पूरे के पूरे माथे पर चंदन लगा हुआ इस तरह का दिख रहा था। वो गीता और कृष्ण इस पे बहुत काम करते हैं। वो कृष्ण भक्त हैं, गीता पे काम करते हैं। और मैंने आईआईटी मंडी में उनके कमरे की जितनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अभी देखी, उन तस्वीरों में वे जो भी मेहमान आते हैं, जो भी विजिटर आते हैं वहाँ पे, उनके साथ जो तस्वीरें खिंचवाते हैं बेहरा साहब, वो तमाम तस्वीरें महाभारत के उस एक विख्यात पेंटिंग के सामने खींची रहती हैं, जिनमें रथ में कृष्ण रथ चला रहे हैं, पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं, जो महाभारत का एक बड़ा ही विख्यात दृश्य है। उसकी पेंटिंग के सामने ही वो सबके साथ तस्वीरें अपनी खिंचवाते हैं। वो जगह जगह कृष्ण और गीता इसके बारे में बोलते भी हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, मुझको इसमें कोई टकराव भी नहीं दिखता कि अगर वो वैज्ञानिक हैं और कृष्ण भक्त हैं, अगर वो वैज्ञानिक हैं और गीता के प्रशंसक प्रेमी हैं, मुझको इसमें कोई टकराव नहीं दिखता। दोनों साथ साथ हो सकते हैं, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी ताज़ा आ गई है एक नई, उसको लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार आपको एक नई घटना बता रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी व्याख्या करूँगा, अपने विचार भी उस पर रखूँगा। हुआ यह है कि आईआईटी मंडी के डायरेक्टर बेहरा साहब, लक्ष्मीधर बेहरा, उन्होंने अभी आईआईटी के छात्र छात्राओं को, उनसे भरा हुआ एक सभागार है, उसमें ये मंच से बोल रहे हैं। इसका एक वीडियो सामने आया है, जाहिर तौर पर उनकी तरफ से ही वीडियो सामने आया है क्योंकि कार्यक्रम के भीतर का है। वो कह रहे हैं उसमें कि हिमाचल प्रदेश में जितनी प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, क्लाउड बस्ट, बादल फट रहा है, और प्राकृतिक विपदाएं जितनी आ रही हैं, ये सब वहाँ पर जानवरों के साथ हो रही हिंसा का नतीजा है। उन्होंने कहा जानवरों को काट कर लोग खाते हैं, उनके काटने की वजह से कुदरत की ये मार हिमाचल प्रदेश पर पड़ रही है। मैं नहीं जानता कि हिमाचल प्रदेश में लोग केवल मांस खाते हैं, आटा, दाल, चावल, राजमा ये नहीं खाते हैं, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन बेहरा साहब कह रहे हैं, और ये उसी हिमाचल में मंडी नाम की जगह पर आईआईटी के डायरेक्टर हैं, और वो कह रहे हैं, न केवल कह रहे हैं बल्कि हाल में मौजूद अपने छात्र छात्राओं से
जोरों से हामी भरने के लिए कह रहे हैं कि जोर से बोलो, ठीक से बोलो, और वो बच्चों को कसम खिला रहे हैं कि वो मांस नहीं खाएंगे। मैं भी मांस नहीं खाता हूँ, मैं कोई मांस का मॉडलिंग नहीं कर रहा हूँ मैं मांस खाने के कि मांस खाना चाहिए। अपने निजी जीवन में मांस नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन मांस को लेके मेरे मन में ऐसा कोई दुराग्रह नहीं है कि मांस खाने से कहीं पर प्राकृतिक विपदा आ जाती है, खासकर हिमाचल जैसी स्थिति में, खासकर जहाँ हिमाचल में ये बात तकरीबन साबित जैसी लग रही है कि जितने सड़कें बन रही हैं, जितने पुल बन रहे हैं, जितनी सुरंगें बन रही हैं, जितने वैध अवैध निर्माण हो रहे हैं, जितने बांध बन रहे हैं, पानी को जितना रोका जा रहा है, मलबा जितना नदियों में बह रहा है, नदियों में बीरिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं, पानी ढोने की क्षमता, वो घट रही है, जितने वहाँ पर पेड़ कट रहे हैं, उनके कटने से मिट्टी बह बह कर जड़ें छूट रही हैं, मिट्टी बह बह कर नदियों में आ रही है, इन सब से वहाँ पर बाढ़ आ रही है। इस तरह की बातें तमाम पर्यावरण शास्त्री, वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ एक पर्यावरण के पत्रकार जो वहाँ काम करते हैं लगातार, उन सब का कहना है। मुझको लगता है वो वैज्ञानिक रूप से सही बात कह रहे हैं। अब वैज्ञानिक रूप से अभी कोई ये बात कह रहे हैं, क्या बात, कि वहाँ पर जानवर ज़्यादा काटे जा रहे हैं और उन जानवरों को काटने की वजह से जो क्रूरता जानवरों के साथ हो रही है, उसका नतीजा है कि हिमाचल पर कुदरती कहर बरप रहा है। So to become good human being, what you have to do? Yeah, what you have to do? No to meat eating. Yes or no? No to meat eating. एक साथ, आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ फिर नहीं, पूरा ढंग से बोलो। यस, Himachal Pradesh will have a significant downfall if the innocent animals are not butchered. You are butchering them, innocent animals. That has a symbiotic relationship in the degradation of the environment as well, which you cannot see now, but it will have. It is having the mass scale landslides and so many other things, cloud burst that you see again and again. These are all effect of these cruelty. ये सोचने की बात है जरा। मैं इसको बहुत ही विचार के स्तर पर मैं इसको मान लेता हूँ कि आप जिस किसी जिंदा प्राणी को मारेंगे, काटेंगे, चाहे वो इंसान रहे, जानवर, पंछी, मछली, कोई भी रहे, हो सकता है उनके दिल की बद्दुआ लगती हो, उसका असर होता हो। मैंने अभी ऐसी किसी बद्दुआ से ठोकर इसलिए नहीं खाई है कि मैंने अपने लिए किसी जानवर को कभी मारा नहीं है, किसी और के लिए भी नहीं मारा है, तो मुझको ठीक से मालूम नहीं है। लेकिन ये प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा अगर कह रहे हैं, बड़े टॉप के वैज्ञानिक हैं, ये बड़ा इनका नाम है, बड़ा काम है, ये अगर कह रहे हैं तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कि क्या हिंदुस्तान में सिर्फ हिमाचल में जानवर खाए जाते हैं? क्या कश्मीर में हिमाचल के मुकाबले ज़्यादा जानवर नहीं खाए जाते होंगे, ज़्यादा मांसाहारी लोग नहीं होंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर, आपको ध्यान होगा, वो हिंदुस्तान का अकेला मुस्लिम बहुल राज्य था जिसको अब 3 टुकड़ों में कर दिया गया। कश्मीर अलग, जम्मू अलग, लद्दाख अलग। अब राज्य भी नहीं रह गया, सब केंद्र प्रशासित हो गया है। वो मुस्लिम आबादी वहाँ पर ज़्यादा थी, वो मुस्लिम बहुल अकेला प्रदेश था। क्या नॉर्थ ईस्ट में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं? जिस नॉर्थ ईस्ट के बारे में लगातार भाजपा के केंद्रीय मंत्री, भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, हम उसको बंद नहीं करेंगे, ये कहते हैं खुलकर, और वहाँ भाजपा का कोई बस नहीं चलता कि उनकी पार्टी के नेता ना खाएं। गोवा में नहीं चलता, वहाँ पर नहीं चलता
केरल में भाजपा के नेता कहते हैं कि हम यहाँ बीफ को नहीं रोकेंगे, अगर सत्ता में आएंगे, तो अभी नहीं आए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। बंगाल में मांसाहारी लोग बहुत हैं। तमिलनाडु, केरल, गोवा, पूरा नॉर्थ ईस्ट, इसमें बहुत मांसाहारी हैं। वहाँ पर जानवरों की बददुआ नहीं लग रही है इंसानों को। वहाँ दूसरे किस्म की प्राकृतिक विपदाएं क्यों नहीं आ रही हैं? क्या कहना है इनका, प्रोफेसर बेहरा का? थोड़ा परेशान करती है बात जब आईआईटी के एक डायरेक्टर, जब बहुत बड़े प्रोफेसर विज्ञान के, बहुत बड़े वैज्ञानिक जब ऐसी बातें कहते हैं, तो मुझको लगता है क्या है ये। और वो बच्चों से कसम खिलवा रहे हैं कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे। क्या है ये? ये उनकी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है। वो हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, इस्कॉन जो कहलाता है, शायद उससे वो गीता को मान सकते हैं, गीता के बारे में कह सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? एक मैं दूर की वैज्ञानिक बात निकाल कर लाता हूँ। वैज्ञानिक बात यह है, पूरी दुनिया का ये मानना है, वैज्ञानिक और पर्यावरण के हिसाब से स्थापित बात यह है कि मांस खाने के लिए जिन जानवरों को पाला जाता है, डेयरी है, पिगरी है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, जो बीफ के लिए जो जानवरों को पाला जाता है जहाँ पर, उन सब के ऊपर जितना पानी धरती का खर्च होता है, वो पानी अनाज उगाने के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है जानवरों के ऊपर। मांस को खाना कम करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, ये कुछ वैज्ञानिक भी कहते हैं। ये विज्ञान और पर्यावरण शास्त्री दोनों का कहना है कि जानवरों को खाने के लिए उनको पालना ये पर्यावरण पर बहुत महंगा पड़ रहा है। कितना महंगा पड़ रहा है, कैसी जगहों पर महंगा पड़ रहा है, किन इलाकों में पड़ रहा है, क्या केवल हिमाचल में पड़ रहा है, ये एक अलग मुद्दा है। तो मैं हिमाचल के बारे में इनकी बात जब मैंने सुनी, वीडियो सुना इनका, लक्ष्मीधर बेहरा का, बेहरा यहाँ ओडिशा के रहने वाले हैं, वो बालासोर ज़िले के शायद पैदा हुए हैं वो, उड़ीसा के। वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते वो इतना आगे बढ़े हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ढूंढते ढूंढते उनके बारे में कुछ पुराने वीडियो मैंने देखे, कुछ पुरानी खबरें पढ़ी, तो उनका नाम और खबरों में आया है। उन्होंने अभी तो कहा ही कि मांस खाना छोड़ दें, जानवरों को काटना छोड़ दें, पशुओं से क्रूरता छोड़ दें, तो ये कम हो जाएगी यहाँ की प्राकृतिक विपदा। वो अब देखता हूँ मैं आगे उनको, तो इसके पहले उन्होंने एक अपना खुद का वीडियो उन्होंने बनाया था और अपने YouTube चैनल पर डाला था। उसकी खबरें बहुत सारी जगहों पे है। मुझे वीडियो इसलिए नहीं मिल रहा है कि उन्होंने YouTube चैनल पर उसको पब्लिक से प्राइवेट कर दिया, क्योंकि उसको लेकर बहुत विवाद हुआ, बहुत उनको घेरा गया, उनकी भारी आलोचना हुई। तो उन्होंने YouTube पर वीडियो को पब्लिक से प्राइवेट कर दिया, जिसको अब वो खुद देख सकते हैं, है YouTube पर, लेकिन पब्लिक नहीं देख सकती। ये वीडियो क्या है, बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने बतलाया कि भूत होते हैं, दुष्टात्माएं होती हैं। इसका उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त चेन्नई में रहता था, उसका परिवार घर में बसे हुए भूतों और दुष्टात्माओं से बहुत परेशान था। तो 1983 की बात उन्होंने बताई कि वो गए चेन्नई, अपने उस दोस्त के घर गए, तो घर में जाते ही उनको समझ में आ गया कि यहाँ दुष्टात्माओं का डेरा है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ना शुरू किया। उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण इसका जाप करना शुरू किया और एक दो लोगों के साथ मिलके। तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त के पिता बड़े बुजुर्ग थे, कमज़ोर थे, खड़े भी मुश्किल से हो पाते थे। वो भूतिया डांस करने लगे, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रोफेसर बेहरा ने अपने वीडियो में कहा कि उनके जिस दोस्त के घर में भूत थे चेन्नई में, वहाँ जब उन्होंने भूत भगाना शुरू किया तो उस दोस्त के पिता बहुत कमज़ोर, झुक के खड़े रहते थे, किसी तरह से लाठी के सहारे से चल भी नहीं पाते थे। वो भूतिया डांस करने लगे और उनका सिर
छत से टकराने लगा। इनका दोस्त जो था, उसकी पत्नी और उसकी माँ, उनको भी भूतों ने जकड़ लिया था। लेकिन प्रोफेसर बेहरा का करिश्मा था कि इन्होंने गीता के श्लोक पढ़कर और हरे राम हरे कृष्ण का जाप करके भूतों को भगा दिया, उस घर को भूतों से मुक्त कर दिया। जब बहुत सारे न्यूज़ सोर्सेज ने, बहुत सारे प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों ने प्रोफेसर बेहरा से उनके उस वीडियो के बारे में पूछा जिसको उन्होंने अब छुपा लिया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हुआ था और मैंने जो कुछ इस बारे में कहा था, मैं उसके एक एक शब्द पर अभी भी टिका हुआ हूँ कि ऐसा हुआ था। वहाँ भूत थे, वहाँ दुष्टात्माएँ थी, मैंने उनको भगाया था और इस तरह से भगाया था कि गीता के श्लोक पढ़ के, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करके उनको भगाया था। इनको, प्रोफेसर बेहरा को, मैं किसी भी तरह से भूतों से घिरा हुआ उटपटांग बोलने वाला नहीं कह रहा हूँ। उनका विज्ञान का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, रोबोटिक्स पे काम करते हैं। वो दिमाग और मशीन के बीच, ब्रेन एंड मशीन, जो रिलेशनशिप जो होना चाहिए, संबंध जो होना चाहिए, उस पे काम करते हैं। ऐसे कई चीज़ों पे काम करते हैं। मुझको ये लग रहा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम करते करते वो नेचुरल इंटेलिजेंस को कुछ हद तक खो बैठे हैं? आखिर विज्ञान पे काम करने वाले कोई व्यक्ति किस तरह से ऐसी बात कर सकते हैं कि उन्होंने भूतों को भगाया था, दुष्ट आत्माओं को भगाया था, नॉनवेज खाने से क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, पशुओं पे क्रूरता की वजह से भूस्खलन हो रहा है। हिमाचल में पशुओं पे क्रूरता कहाँ नहीं होती है? मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान के नक्शे में अधिक मीट ईटर्स, अधिक मांसाहार वाले राज्य कौन से हैं? मुझको लगता है कि मुझको याद पड़ रहा है कि हिमाचल से बहुत ज़्यादा मीट ईटर्स कई दूसरे राज्यों में हैं। वहाँ पे बार बार सुनामी क्यों नहीं आती है? तमिलनाडु तो लगातार बहुत ज़्यादा मीट खाता है, केरल बहुत ज़्यादा मीट खाता है, बीफ भी खाते हैं, वो लोग तो गोमांस भी खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी गोमांस खाता है। तो क्या वहाँ पे चीन ने जो घुसपैठ कर दी है, जिसको लोग कहते हैं घुसपैठ कर दी है, भाजपा का वहाँ का सांसद कहता है घुसपैठ कह दी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कोई न कोई आया है न कोई रुका है, न कोई है, वहाँ पे नाम नहीं लेते चीन का, लेकिन ऐसा कुछ कुछ कहते हैं वो, जिसका मतलब ये है न कोई आया है न गया है न कोई रुका हुआ है, ऐसा कुछ मतलब है। क्या चीन का वहाँ पे घुसना जो है वहाँ के लोगों के नॉनवेज खाने की वजह से हुआ है? क्या सुनामी जो एक बार आई थी हमारे समंदर के किनारे के राज्यों में, क्या वो जानवरों को मारने की वजह से, उनकी बददुआ से आई थी, पशुओं पे क्रूरता की वजह से आई थी? क्यों हुआ है ऐसा? अभी G20 सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में और देश में, तो क्या ये G20 सम्मेलन जो है, क्या ये जितने देशों के लोग वहाँ पे आए हुए हैं उसमें से तकरीबन तमाम लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, मांसाहार करने वाले हैं? तो क्या उन लोगों का इतना ज़्यादा मांस खाना, क्या दिल्ली में क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा किसी तरह का? क्योंकि इतने लोगों को मांस खिलाने के लिए, उनके इंतजाम के लिए भी देश भर से पुलिस, पैरामिलिट्री सब लोग आए होंगे और हिंदुस्तान का करीब 65-70% आबादी जो है वो मांसाहारी है। तो क्या वहाँ भी क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा? क्यों एक वैज्ञानिक इस तरह की बात करता है? मुझको इनकी बातों से एक चीज़ याद पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी विज्ञान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही। डॉक्टरों के बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में इन्होंने एक बार कहा कि हिंदुस्तान में विज्ञान, डॉक्टरों के बीच, वैज्ञानिकों के बीच उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच और माइक से कहा, इसका वीडियो खुद उन्हीं की वेबसाइट पर है, प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विज्ञान पहले से बहुत विकसित था। उन्होंने कहा कि महाभारत काल में जब कर्ण के बारे में ये कहा गया
कि वो अपनी माँ के कोख में नहीं बढ़े थे, अपनी माँ के कोख से परे विकसित हुए थे, वो जन्म कोख के बाहर हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा। मैं कोशिश करता हूँ ये वीडियो भी हम आपको दिखाएं अभी। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी उस समय हिंदुस्तान में मौजूद थी और कर्ण का जन्म स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से हुआ था। इसके साथ उन्होंने एक और बात कही, मैं उसको पहले कहता हूँ फिर मैं स्टेम सेल पे आऊँगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास तो हिंदुस्तान में सबसे पुराना है, कि यहाँ पर एक हाथी का सिर एक इंसान के धड़ पे लगा दिया गया, इससे बड़ी प्लास्टिक सर्जरी और क्या होगी। आपको ध्यान होगा कि एक कहानी है कि किस तरह से शंकर ने पहले गणेश का सिर काट दिया था, फिर पता लगा कि वो पार्वती का उनका अपना बेटा है, तो फिर उन्होंने एक हाथी का सिर काट कर गणेश के धड़ पे लगा दिया। तब से सूंड वाले गणेश जी इस तरह से पूजे जाते हैं। ध्यान है आपको, गणेश पे आप सब तरफ देखते भी हैं, अभी देखने मिलेगा आपको कुछ दिन के बाद। गणेश को उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी उस समय का बताया। मेरे ख्याल से डॉक्टर महादेव MS और भी कुछ होगा, प्लास्टिक सर्जरी की कोई और डिग्री होगी, मुझको भी याद नहीं पड़ रही, कुछ इस किस्म का। उन्होंने हालांकि डिग्री नहीं गिनाई थी शंकर की, लेकिन उन्होंने कहा था, डॉक्टरों के बीच कहा था। उन्होंने जब स्टेम सेल की बात कही तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मुझको डॉक्टरों से पूछना पड़ेगा। तो डॉक्टर दिख तो नहीं रहे हैं वीडियो में, लेकिन तमाम डॉक्टर हंस देते हैं। शायद ये मुंबई के एक हॉस्पिटल का था, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, ऐसे कई लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे और वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने ऐसी बात कही थी। मित्र, मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन शायद आज से 40-50 वर्ष पहले किसी ने स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट की चर्चा की होती तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा होगा कि ये कैसे संभव होगा, ये तो हवा की बातें हैं सब वगैरह। लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है, उनको मैं महाभारत की तरफ ले जाना चाहता हूं। और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। अब स्टेम सेल वाले यही करते हो ना, भाई डॉक्टरों का सर्टिफिकेट चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमारे देश के पास कुछ तो था। अब आज लेबोरेटरी में सिद्ध हो रहा है, लेबोरेटरी हो सकता है अमेरिका की हो, लेकिन यह सिद्ध हो रहा है। हो सकता है कर्ण के संबंध में किसी के मन में सवाल हो कि भाई शायद मोदी जी ने कहा, लेकिन उतना तो वर्णन नहीं है। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। अब मैंने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की। रायपुर में मेरे परिचित एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सामर अग्रवाल। मैं उनको एकेडमिक्स में अच्छा मानता हूं। मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, पैदा करने की तकनीकों में, कृत्रिम तकनीकों में क्या स्टेम सेल का कोई रोल है। मेरी खुद की समझ है, लेकिन मैं फिर भी एक डॉक्टर से और चाहता था। तो
उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेम सेल जो है उसका तो उसकी भूमिका कुछ तरह के इलाज में प्रयोग के स्तर पर है, वो भी बहुत ही संदिग्ध है, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो मैंने फिर पूछा कि क्या किसी बच्चे को पैदा करने के लिए जो गर्भ के बाहर पैदा हो रहा है, किसी तरह से हो रहा है, क्या उसमें स्टेम सेल का कोई रोल है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेम सेल का कोई रोल नहीं है इसमें, रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, वो अलग टेक्निक है मेडिकल साइंस की। मुझको भी मालूम था, क्लोनिंग की टेक्निक है, कृत्रिम गर्भाधान की टेक्निक है, बहुत तरह की है, लेकिन मैंने उसमें कभी स्टेम सेल नहीं पढ़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा तो जाहिर है कि जितने डॉक्टर वहाँ मौजूद थे, वैज्ञानिक वहाँ मौजूद थे, उनका जिम्मा था कि वो उसके ऊपर हंसते। और हंसना कई तरह से होता है, सम्मान करने के लिए भी हंसना होता है, किसी की बात की खिल्ली उड़ाने के लिए भी हंसना होता है। मुझको पूरा भरोसा है कि वहाँ मौजूद डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने मोदी की बात में सहमति में ही अपनी हंसी दिखाई होगी, उन्होंने किसी तरह से खिल्ली नहीं उड़ाई होगी मोदी की, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं केवल उनकी कही बातों को और अपने बहुत सीमित वैज्ञानिक जानकारी समझ को सामने रख रहा हूँ आपके। क्या इस देश में वैज्ञानिक समझ को जो कमज़ोर किया जा रहा है लगातार कोशिश कर करके, इसी देश के बड़े बड़े नेताओं ने, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये कहा था कि लंका से जब राम अयोध्या आए थे तो वो हवाई जहाज़ का वो पहला उदाहरण है। अब मैं नहीं जानता कि हवाई जहाज़ उसके बाद कहाँ चले गया, प्लास्टिक सर्जरी के वो औजार कहाँ चले गए, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के जहाँ हमको पाषाण युग, जब इंसान पत्थरों से आग जलाते थे, पत्थरों को धारदार करके उससे जानवरों को मारते थे, उसके भी सबूत मिल रहे हैं। लेकिन मुझको महाभारत काल के ऐसे कोई सबूत अभी तक सुनाई नहीं पड़े हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी के, जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के, इस तरह के ऑपरेशनों के, औजारों के किसी भी तरह के सबूत हों, ऐसा सुनाई नहीं पड़ा है मुझको। तो क्या देश के भीतर एक ऐसा अवैज्ञानिक माहौल बनाया जा रहा है, बन रहा है, जिसमें एक नामौजूद इतिहास की एक गढ़ी हुई कहानी से पूरे देश को गौरव दिलाया जा रहा है, गर्व का एहसास कराया जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये जो हैं प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा, क्या ये ऐसे झांसे में खुद आ गए हैं कि वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बातें करना जरूरी नहीं है, वो अवैज्ञानिक बातें भी कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है इनके साथ में कि वो भूत भगाने की बात करते हैं, वो हिमाचल की बात करते हैं कि वहाँ जानवरों के क्रूरता की वजह से वहाँ बाढ़ आ रही है, भूस्खलन हो रहा है, वहाँ क्लाउड बस्ट, बादल फट रहा है उसकी वजह से? क्या ये सोच समझ के अवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं? क्या ये भूत भगाने के लिए गीता के श्लोक और रामकृष्ण की महिमा को गाकर, क्या ये ज़बरदस्ती लोगों के दिमाग को एक तरफ धकेल रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? कोई वैज्ञानिक ऐसा क्यों करते होंगे? थोड़ा हैरान हूँ मैं इस बात को लेकर। इस बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हमारी IIT इसी तरह की चीज़ें सिखाने लगेगी, अगर हम बच्चों को कसम दिलाने लगेंगे तुमको मांसाहार नहीं करना है, इसके कारण प्राकृतिक विपदा आ रही है, क्या इन दोनों के बीच ऐसा सीधा संबंध कुछ है? मैं देखने लगा एक दूसरा, हज यात्रा पे लोग जाते हैं, मक्का जाते हैं, हज यात्रा पर जाते हैं, और मुस्लिमों के बीच अपनी तीर्थ यात्रा को लेकर एक परंपरा है कुर्बानी देने की। वहाँ बकरे की, भेड़ की, ऊँट की, कई तरह के जानवरों की वहाँ पर कुर्बानी दी जाती है। माना जाता है कि कुर्बानी देने से ही यात्रा पूरी होती है, उनको पूरा पुण्य मिलेगा, जन्नत मिलेगी, ये उनकी मान्यता है। मुझको उनकी मान्यता से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कुर्बानी से मुझको उतनी ही दिक्कत है। मुझको हिंदुस्तान में कई हिंदू मंदिरों में जहाँ बलि दी जाती है, उनसे जितनी दिक्कत है उतनी ही मुझको उससे दिक्कत है। किसी भी धर्म का हो, जानवरों को काटना
मुझको ठीक नहीं लगता, लेकिन उनकी आज़ादी है, वो करते हैं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। मैंने अभी देखा कि हज के जो गिने चुने दिन रहते हैं, साल में एक बार वो दिन आते हैं, उतने गिने चुने दिनों में जो लोग पहुंचते हैं, वो लोग जो कुर्बानी करवाते हैं, वहाँ पे पैसा देना पड़ता है, रसीद कटती है, जानवर आपको छांटना पड़ता है कि किस जानवर की कुर्बानी आप देना चाहते हैं। 1 मिलियन 10 लाख जानवर कुछ दिन के भीतर वहाँ कुर्बान किए जाते हैं सऊदी अरब में, जहाँ पर ये है, मक्का है, जहाँ हज यात्रा होती है। कुछ दिनों के भीतर तीर्थ यात्रियों के पैसा देने पर 10 लाख से ज़्यादा जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, उनको काटा जाता है। ठीक है, ये 10 लाख जानवर आते कहाँ से हैं? पूरी दुनिया से ये जानवर बुलाए जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में अकेले में इतने जानवर नहीं हो सकते, तो बाहर से बुलाए जाते हैं, अफ्रीकी देशों से आते हैं, दूसरे कई देशों से आते हैं, हो सकता है हिंदुस्तान से भी एक्सपोर्ट होते हों। इतने जानवर अगर एक साथ काटे जा रहे हैं तो वहाँ कुदरत की कोई कहर क्यों नहीं टूट पड़ रही है? प्रोफेसर बेहरा के कहे मुताबिक, मेरी कोई हसरत नहीं है कि वहाँ कोई कहर टूटे, उनका वो जाने, उस धर्म के लोग जाने, वो जाने, जो जानवर कुर्बान हो रहे हैं वो जाने कि उनके दिल से कुछ निकलता है नहीं निकलता है, मेरा कुछ लेना देना उससे नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है वहाँ पे ऐसा प्रोफेसर? साइंस तो सभी जगह एक जैसा लागू होता है। साइंस की खूबी यही है कि वो एक सरीखा रहता है, वो किसी भी मिसाल पे उसको लागू करें, वो साइंस एक जैसा रहता है। क्यों वहाँ पर नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान के कई राज्य मैंने आपको गिनाए जहाँ हिमाचल से ज़्यादा मांसाहार होता है, क्यों वहाँ पर नहीं हो रहा है? क्या है ये साइंस? किस साइंस की बात कर रहे हैं? ये एक बड़ा अजीब सा विवाद शुरू हुआ है। और मैं अभी देख रहा था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हमारे पूर्वजों को पता था। एक वरिष्ठ मंत्री ने न्यूटन और आइंस्टीन को लेकर भ्रम फैलाया था। एक दूसरे वरिष्ठ मंत्री ने पाठ्य पुस्तकों से डार्विन के चैप्टर हटा देने, डार्विन जिनको पूरी दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है, उनके चैप्टर हिंदुस्तान से हटा दिए गए, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताएं और डार्विन के सिद्धांत ये मेल नहीं खाते। तो वो विज्ञान रहे, डार्विन अपने घर में रहे। हमको ऐसा नहीं चाहिए जो हिंदू धर्म से मेल ना खाता हो, तो डार्विन को किताबों से हटा दिया गया है। जयराम रमेश ने कहा है कि एक मंत्री ने पाठ्य पुस्तकों से डार्विन को बाहर निकालना सही ठहराया, जायज करार दिया और हटा दिया गया उनको। अब एक प्रतिष्ठित संस्थान के निर्देशक का यह बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने साबित किया है कि वो आईआईटी जैसे संस्थान के डायरेक्टर रहने के लायक नहीं है। वो जितने लंबे समय तक रहेंगे, वैज्ञानिक भावना को उतना ही अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। जयराम रमेश ने कहा, सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा पेश किया जाने वाला विज्ञान और मूर्खतापूर्ण सिद्धांत एक अलग बात है, लेकिन एक विज्ञान के शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जयराम रमेश ने कहा है। मैं देख रहा था, मोदी का वीडियो मौजूद है, चारों तरफ है, वो हम भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सोचिएगा कि क्या हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक संस्थान है, सबसे बड़ा आईआईटी, बहुत सारे हैं आईआईटी, नेहरू के समय शुरू हुए थे आईआईटी, उसी परंपरा से आज दुनिया भर में जो बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं, वो नेहरू के शुरू किए हुए आईआईटी से निकले हुए लोग हैं। अब ठीक है कि हम हरे कृष्ण आंदोलन से निकले हुए लोगों को देखेंगे, प्रोफेसर बेहरा की मेहरबानी से, कि ये भूत भगाना, दूसरा इलाज करना, ये लोग हरे राम हरे कृष्ण का जाप करके, गीता के श्लोक पढ़ के क्या क्या करते हैं। मेरे ख्याल से यूक्रेन, रूस और यूक्रेन में कुछ लोगों ने मोर्चे पर लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो इस्कॉन के अनुयायी हैं, वहाँ पे वो लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म संप्रदाय हमको इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को मारें,
रूस के कुछ सैनिकों के, रूस के कुछ लोगों का भी हुआ है जिन्होंने मोर्चे पर जाने से मना कर दिया, यूक्रेन का भी हुआ है। मुझको लगता है प्रोफेसर बेहरा के लिए रूस और यूक्रेन का यह मोर्चा एकदम ठीक है। जब वो भूत भगा सकते हैं जिनको किसी ने देखा नहीं है, तो रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर इनको भेजना चाहिए। वहाँ दोनों तरफ ऐसे लोग हैं, इस्कॉन वाले, हरे कृष्ण मूवमेंट वाले लोग हैं, उनके साथ मिलके इनको वहाँ शांति स्थापित करनी चाहिए। पुतिन नाम का जो भूत है, रशिया के कुछ लोगों को लगता होगा जेलेंस्की नाम का एक भूत इस तरफ है, इन भूतों को भगाना चाहिए, नेटो की सेनाओं को भगाना चाहिए, हथियारों को भगाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए वहाँ जाके इनको कि अपनी दैवीय शक्तियों से, अपनी अद्भुत शक्तियों से वो जंग को ख़त्म करें, ताकि पूरे दुनिया के भूखे लोगों को अनाज मिल सके, यूक्रेन का और रूस का। मेरा ये कहना है कि जितने लोग चमत्कार पे भरोसा रखते हैं, चमत्कार करने का दावा करते हैं, ये लक्ष्मीधर बेहरा जैसे लोग, इन लोगों को चाहिए कि वहाँ जाके चमत्कार दिखाएं। ये दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा, और अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं मान लूँगा कि ये वैज्ञानिक बात है। ये गीता के श्लोक वैज्ञानिक हैं, ये हरे कृष्ण का जाप वैज्ञानिक है, इससे जंग खत्म हो सकती है। इनको मिसाल पेश करनी चाहिए। इनके माथे पे जितना बड़ा तिलक लगा है, मुझको पूरा भरोसा है कि दोनों तरफ की फौज इनका बड़ा सम्मान करेगी, ये वहाँ महफूज रहेंगे। इनको वहाँ पे अपनी मान्यताओं को साबित करना चाहिए जाके। केवल दोस्त के घर से भूत भगा देना काफ़ी नहीं है। यूक्रेन से लौट के ये एक वीडियो अगर बनाएंगे तो मैं खुद उस वीडियो को चारों तरफ फैलाऊंगा। तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि ऐसी किसी चुनौती को लेके प्रोफेसर बेहरा और उनके साथ के और लोग, और भी वो लोग जिनको महाभारत, गीता, महाभारत काल, हिंदुस्तान की तकनीक, इस पे भरोसा हो, ऐसे और लोगों को भी इनके साथ जाना चाहिए और जाके करना चाहिए। देखते हैं इनका विज्ञान इनको वहाँ जाने का हौसला देता है कि नहीं, इनका आध्यात्म, इनका धर्म इनको वहाँ जाने का हौसला देता है कि नहीं। देखते हैं क्या होता है। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी ज़रूर लिखिए। हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं आप क्या लिखते हैं। आप इसके लिंक अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं अगर आपको लगता है कि उनको किसी वैज्ञानिक समझ की ज़रूरत है, उनका फ़ायदा होगा, तो इसके लिंक भेज सकते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात जाते जाते, अगर आप तंबाकू गुटखा खाते हैं या सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। मैंने इनको इस्तेमाल करने वाले लोगों को कैंसर का शिकार होते देखा है। कैंसर किसी को नहीं छोड़ता, न सिर्फ मरीज को मारता है बल्कि पूरे परिवार को मार डालता है। सावधान रहिए, बने रहिए। हम बरस दर बरस कैमरे के आर पार बात करते रहेंगे। फिर मिलते हैं।